मैं अंकित भ्यूटा स्वागत करता हूं आपका मासू एकेडमी सोलन में। तो जैसा आप सभी को पता है कि मासू एकेडमी के चैनल पे जो आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 के एग्जाम होने जा रहे हैं 22 अप्रैल से, उसके लिए हमने मॉक टेस्ट सीरीज लाई थी, जिसके हमने 3 वीडियो अपलोड किए हैं। तो अगर दोस्तों आपने 3 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पर तीनों वीडियो के लिंक दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों मेन टारगेट ये है कि जो आपका अभी एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए आपकी तैयारी कैसी है, तो मॉक टेस्ट से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों हर बार की तरह मैं यहाँ से क्वेश्चन रीड करूंगा और कुछ समय दिया जाएगा, जिसके अंदर आपने अपना फाइनल आंसर सिलेक्ट करना है, और उसके बाद मैं अपना यहाँ से आंसर बता दूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है आर्मी जो अग्निवीर है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं टोटल। दोस्तों ये आर्मी जीडी को लेकर है, तो 50 में से आपके कितने बने ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, ताकि हमें पता चले कि जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं उनकी तैयारी कैसी है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बैंकॉक राजधानी है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपने ये बताना है बैंकॉक किसकी राजधानी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला मोती के नाम से जाना जाता है। तो ये उपनाम है, आपने बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से काला मोती यानी ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेले को दोस्तों ब्लैक पर्ल या काला मोती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगटोक राजधानी है। आपने बताना है गंगटोक किसकी राजधानी है। तो दोस्तों गंगटोक राजधानी है सिक्किम की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो सिक्किम है वो दोस्तों जो सिक्किम है इसकी जो राजधानी है ये गंगटोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय मुख्यतः पाई जाती है, यानी जो आपकी चाय है वो कैसी जमीन पे उगाई जाती है। तो दोस्तों जो चाय का उत्पादन है, चाय उगाई जाती है वो पहाड़ी ढलानों में उगाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये चिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी झील है, जो आपकी उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपने ये बताना है दोस्तों जो लोकसभा है वो कौन भंग कर सकता है। आप सभी को पता है जो लोकसभा है आपका वो निचला सदन है दोस्तों, और इसको भंग किया जा सकता है, और ये जो भंग किया जाता है वो राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMI कहाँ पर स्थित है। दोस्तों अगर मैं IMI की बात करूं तो ये दोस्तों आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी है जो देहरादून के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगीचों का शहर कहा जाता है। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो बगीचों का शहर है वो बेंगलोर को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्तों जैन धर्म आपने सुना होगा जिसके वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। तो जो जैन धर्म के प्रवर्तक है वो दोस्तों आपके ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आदिनाथ। आदिनाथ को दोस्तों ऋषभ देव भी कहा जाता है। ऋषभ देव के नाम से ही दोस्तों ये प्रसिद्ध थे, तो काफ़ी कम को आदिनाथ पता होगा। तो जो आपके जैन धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक है वो दोस्तों ऋषभ देव को माना जाता है, जिनका नाम आदिनाथ है। और दोस्तों जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो महावीर स्वामी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस प्रकार किस प्रकार का ग्रहण लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जब पृथ्वी यानी आपका अर्थ और सन यानी आपका सूर्य, ये आपका दोस्तों सन है, सूर्य है, जब इनके बीच क्या आ जाए, मून आ जाए, तो पूछ रहा है कि इस समय किस प्रकार का ग्रहण लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जब
पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस समय जो आपकी स्थिति है वो सूर्य ग्रहण वाली स्थिति हो जाती है। सूर्य ग्रहण लग जाएगा दोस्तों जब पृथ्वी और सूर्य के बीच मून आ जाए, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम की राजधानी है, आपने ये बताना है असम की राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपने नोट करके रख लेना है। महाराष्ट्र के अंदर जो परमाणु ऊर्जा का केंद्र है वो तारापुर के अंदर स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो आपका संसद है इसके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। एक आपका दोस्तों लोकसभा आ जाएगा, एक आपका राज्यसभा आ जाएगा। तो दोस्तों जो आपका ये ऊपरी सदन है वो राज्यसभा होता है और निचला सदन लोकसभा होता है। तो यहाँ पे कौन सा सदन पूछा गया है, उपला सदन पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यसभा को उपला सदन कहा जाता है। और दोस्तों कभी पूछा जाता है कि जो आपकी संसद, लोकसभा और राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंदर आती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो आपकी ट्रिक रहेगी वो रहेगी दोस्तों आपकी सरला। दोस्तों सरला से क्या हो जाएगा, आपका स से आपका संसद हो जाएगा दोस्तों, और र से आपका राज्यसभा, और ला से क्या आ जाएगा आपका लोकसभा, लोकसभा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने सरला ट्रिक ध्यान रखी, लोकसभा। तो आपने यहाँ पे ट्रिक क्या ध्यान रखी, सरला। तो दोस्तों जो आपका पहला है वो अनुच्छेद 80 आ जाएगा, फिर आपका राज्यसभा दोस्तों अनुच्छेद 80 के तहत आ जाएगा, और जो लोकसभा है वो दोस्तों 81 के तहत आ जाएगा। तो जो आपकी संसद है, स से संसद, संसद आपका कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों, तो 79 अनुच्छेद में है। र से राज्यसभा, र से दोस्तों राज्यसभा, और ये किस आर्टिकल के तहत आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आर्टिकल 80 में। और जो आपका ल से लोकसभा है, लोकसभा किस अनुच्छेद के तहत आएगा दोस्तों, तो वो आपका 81 आ जाएगा। ये आपने ट्रिक ध्यान रखनी है दोस्तों सरला वाली, यहाँ से संसद, राज्यसभा, लोकसभा तीनों के अनुच्छेद याद हो जाएगी कि कौन सा किस अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अपना अंग फिर से उगा सकता है। तो दोस्तों ये बताया जा रहा है कि कौन सा ऐसा जीव है जिसका कोई अंग कट जाए तो वो दोबारा उग सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छिपकली अपने अंग को दोबारा उगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीरता का सर्वोत्तम पुरस्कार कौन सा होता है। तो जो वीरता के अंदर सर्वोत्तम पुरस्कार दिया जाता है वो परमवीर चक्र है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे जीके के 15 क्वेश्चन थे। अब पार्ट 2 की ओर चलते हैं जहाँ पे साइंस के 15 क्वेश्चन है। दोस्तों ये आपका साइंस है जो पार्ट 2 में रखा गया है, इसमें पहला क्वेश्चन है यानी 16वां क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक 15 आपने जीके के डिस्कस कर लिए हैं, अब ये आपका पार्ट 2 है जिसमें हमारी साइंस रहेगी। तो साइंस का पहला प्रश्न है, थर्मामीटर में कौन सी चीज ताप को दर्शाती है। तो दोस्तों थर्मामीटर के अंदर क्या भरा जाता है जो ताप को दर्शाता है। तो दोस्तों जो थर्मामीटर है इसके अंदर मरकरी यानी पारा रखा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का उत्पादक है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो विद्युत का उत्पादन है वो जनरेटर करता है, तो जो विद्युत जनरेटर है यानी आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो इसका जो राइट आंसर है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला भारतीय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा है। तो दोस्तों जो भारत का पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो दोस्तों आपका एप्पल है, तो APPLE ये आपका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC का पूरा नाम क्या है। ये दोस्तों आपका WBC जिसको आप क्या बोलते हैं दोस्तों, वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाइट ब्लड सेल। जो WBC है इसका जो पूरा नाम है वाइट ब्लड सेल हो जाएगा। और दोस्तों मैं बात करूं WBC की, तो कभी WBC में ये पूछा जाता है कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो WBC का कार्यकाल दोस्तों 5 से 6 यानी 1 सप्ताह का होता है, तो ये आपने ध्यान रखना है दोस्तों WBC का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ है।
तो दोस्तों पृथ्वी के ऊपर जो सबसे कठोर पदार्थ है वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, हीरा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपके 4 ऑप्शन में से आपने ये बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। क्वेश्चन, शरीर का कौन सा भाग पीलिया से प्रभावित होता है? तो दोस्तों पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है ये आपने बताना है। तो पीलिया से जो प्रभावित होते हैं वो दोस्तों आपकी आंखें होती है, नेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयंत्र में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि आपका उच्च ताप किसमें मापा जाता है। तो जो आपका हाइट टेम्परेचर है, उच्च ताप है, वो दोस्तों पाइरोमीटर में मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा है। तो आपने ये बताना है नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो दोस्तों वायुमंडल की जो प्रतिशतता है वो 78% है। हमारा वायुमंडल दोस्तों किन किन कंपोनेंट से बना हुआ है? तो आप सभी को पता है 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% दोस्तों आपकी ऑक्सीजन है, और आर्गन की बात करें तो आर्गन दोस्तों आपका 0.93% आ जाएगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें CO2 की तो दोस्तों 0.03% इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इन सभी गैसों को आपने ध्यान रखना है, ये किस अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलाने में सहायक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलाई जा सकती, ये बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? आपने ये बताना है दोस्तों जो पेड़ की पत्तियां है वो हरी क्यों होती है। तो दोस्तों जो पत्तियों में है वो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लोरोफिल, यहाँ पे हरित लव राइट आंसर आ जाएगा। पत्तियों का जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल या हरित लव के कारण होता है। और दोस्तों जो ये क्लोरोफिल है इसके ऊपर जो तत्व पाया जाता है वो मैग्नीशियम है, तो ये भी ध्यान देना दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों जो आपकी मास्टर ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो आपकी कोशिका है उसकी आत्मघाती थैली यानी कोशिकाएं कहाँ मरती है? तो दोस्तों आत्मघाती थैली कोशिका की वो आ जाएगी आपका लाइसोसोम। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी ध्यान रखना है। टेस्ट में आपके जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में जरूर इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका पूछा गया था कि कोशिका की आत्मघाती थैली, तो दोस्तों आपका लाइसोसोम आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है दोस्तों? ये कोशिका का ऊर्जागृह है, पावर हाउस है, ये आपने ध्यान देना है दोस्तों। ऊर्जागृह, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे राइबोसोम है, यहाँ पे ऑप्शन डी राइबोसोम है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये आपका प्रोटीन फैक्ट्री आ जाएगा। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री दोस्तों राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन दोस्तों फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कौन सी है दोस्तों? राइबोसोम। लाइसोसोम क्या है? कोशिका की आत्मघाती थैली। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का ऊर्जागृह। ये आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल की संपदा को हमें डैश डैश चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों जंगल की संपदा को? तो हमें जो आपकी जंगल की संपदा है उसे बचाना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस कौन सी है जो यहाँ पर ग्रीन हाउस को इफेक्ट करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस को बहुत प्रभावित करती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने साइंस के भी 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो टोटल यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गए। तो दोस्तों हम यहाँ पे पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारी रीजनिंग रहने वाली है। तो रीजनिंग का यहाँ पे पहला प्रश्न क्या आ जाएगा? बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए क्या
पिता डी है तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो आपने पहले तो ये बात समझनी है दोस्तों, जो आपका मेल होगा उसके लिए आपने प्लस का साइन यूज करना है, और अगर फीमेल होगा तो फीमेल के लिए आपने माइनस का साइन यूज करना है। तो पहले पूछा गया है कि बी का भाई ए है। आपने देखा दोस्तों बी का भाई कौन है, ए है, तो ए का पता चला हमें कि ए भाई है, तो ये आपका पुरुष आ जाएगा, मेल आ जाएगा, तो आप प्लस का साइन यूज करोगे। अब क्या बोला, सी की पुत्री बी है। जो बी है दोस्तों वो पुत्री है सी की। तो दोस्तों अभी सी का तो हमें पता नहीं चला कि मेल है फीमेल है, लेकिन बी का जरूर पता चला ये पुत्री है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपका भाई बहन आपस में लगे, ये आपने रिलेशन ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों बी का भाई ए था तो ए भाई है और बी ए की बहन है। तो अब ऊपर आ गया सी का दोस्तों कि सी की पुत्री बी है। तो सी अभी ये नहीं पता चला कि मेल है या फीमेल है। अगली स्टेटमेंट में चलते हैं। ए का पिता डी है। ए का जो दोस्तों पिता है वो कौन है, डी है। तो यहाँ पे पिता है तो क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा। अब इन्होंने पूछा क्या, तो सी का डी से क्या संबंध है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ये तो नहीं पता चला कि सी मेल है या फीमेल है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये जरूर पता चला कि जो यहाँ पे डी है, डी का पुत्र कौन है दोस्तों, ए है, और पुत्री कौन है दोस्तों, बी है। तो बी सी की भी पुत्री है, यानी ये क्या आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, फीमेल आ जाएगा, और इनका जो आपस में रिलेशन है वो पति पत्नी का आ जाएगा। इन्होंने पूछा क्या है, सी का डी से क्या संबंध है, यानी सी है डी की क्या लगती है, तो दोस्तों लगेगी क्या, यहाँ पे सी डी की पत्नी लगेगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द संख्या युग्म को चुने। तो दोस्तों यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा ये आपने पता करना है। तो पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एन, एम, वाई और एल। तो एन दोस्तों 14 नंबर पे है, एम 13 नंबर पे है, ये दोस्तों आपका 25 पे है, और एल कितने पे दोस्तों 12 पे आ जाएगा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है बी आई यू एच। तो दोस्तों आपका वी 22 नंबर पे है, आई 9 नंबर पे है, यू 21 नंबर पे है, और ये आपका 8 नंबर पे आ जाएगा। अगला जो ऑप्शन था दोस्तों सी ऑप्शन आर ई क्यू डी। तो आर 18 पे है दोस्तों, ई कौन से नंबर पे है दोस्तों 5 नंबर पे है, क्यू 17 नंबर पे है, और डी आपका 4 नंबर पे है। और जो लास्ट ऑप्शन था वो दोस्तों आपका ए एन बी ओ। दोस्तों ए एन बी ओ, तो ये 1 पे है दोस्तों, ये 14 पे है, ये 2 पे है, और ये दोस्तों आपका 15 पे है। तो आपने ये चीज देखनी है दोस्तों यहाँ पे गैप के थ्रू। अगर हम ऑप्शन डी को देखें तो दोस्तों ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बिल्कुल सीक्वेंस में एक का प्लस आ रहा है, एक और एक का दोस्तों एक में एक जुड़ा तो 2 आया, और दोस्तों 14 में एक जुड़ा तो आपका 15 आया। अब बाकियों में ऐसा रिलेशन देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 18 माइनस 1 17, और 5 माइनस 1 तो यहाँ पे 4, ये भी दोस्तों सीक्वेंस बन रही है। अब यहाँ पे अगले वाला देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों 21, पहले वाला 22 है, 22 माइनस 1 21, 9 माइनस 1 8, तो माइनस के 2 तो हमारे पास ये भी माइनस की सीरीज आई दोस्तों, और ये भी माइनस की सीरीज आई। तो अब यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों जो डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे आपका 14 है, और यहाँ पे आपका क्या है 13 है, ये 25 है, ये 12 है। तो दोस्तों 14 में से आप यहाँ पे 25 तक नहीं पहुंच सकते, 13 माइनस 1 12। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे माइनस की बिल्कुल एक प्रॉपर सीरीज चल रही है, यहाँ पे भी माइनस की सीरीज चल रही है, यहाँ पे दोस्तों प्लस की सीरीज चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी सीरीज है वो बिल्कुल भी दोस्तों मैच नहीं हो रही है, ना प्लस की चली है ना माइनस की चली है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, पुनः अपने बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों इसको डायग्राम से यहाँ पे समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना रहा हूँ, आपने डायग्राम से इसको समझना है। दोस्तों ये क्या आ जाएगा आपका, ये पूरब आ जाएगा, ये पश्चिम आ जाएगा, ये ऊपर उत्तर आ जाएगा, और नीचे आपका क्या आ जाएगा दोस्तों दक्षिण आ जाएगा। अब इनको ध्यान से आपने समझना है
क्या बोल रहा है, मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर गया। अब दोस्तों दक्षिण आपका नीचे की ओर है, तो मयंक यहाँ से मान लो ये उसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे घर है, तो ये नीचे की ओर आया और कितना चला दोस्तों, आपका दक्षिण में 25 मीटर चला। अब क्या बोला उसके बाद दोस्तों, फिर वह दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर चला। अब दोस्तों दाहिनी ओर मतलब इसका दाहिना किधर को आएगा दोस्तों, दाहिना आ जाएगा आपका पश्चिम की ओर और चलेगा कितना दोस्तों, पश्चिम की ओर 20 मीटर। आप दाहिना देखोगे दोस्तों तो उसका दाहिना किधर आ जाएगा दोस्तों, इधर आ जाएगा पश्चिम की ओर। अब फिर वह अपनी बाईं ओर घूमकर, तो यहाँ से जब बाएं घूमेगा तो कहाँ आएगा दोस्तों, नीचे दक्षिण की ओर आएगा और आएगा कितना दोस्तों, जब वो बाएं घुमा तो कितना आ गया, 30 मीटर गया। अब दोस्तों आगे क्या पूछा, पुनः अपनी बाईं ओर घुमा और 20 मीटर चला। अब दोस्तों वो बाईं ओर घूम रहा है, तो बाईं ओर कहाँ घूमेगा दोस्तों, वो पूरब की ओर जाएगा और कितना जाएगा, 20 मीटर जाएगा। तो वापस 20 मीटर आएगा दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर था, तो जब यहाँ से वापस 20 मीटर जाएगा तो वापस उसी बिंदु पे वो पहुंच जाएगा। अब पूछा गया दोस्तों वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ उसका प्रारंभिक बिंदु था दोस्तों और यहाँ उसका अंतिम बिंदु अभी पहुंचा हुआ, तो ये यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी पूछ रहा है कि ये आपकी कितनी दूरी हुई। तो दोस्तों देखोगे आप कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना आया था, 25 मीटर आया था। और दोस्तों यहाँ से यहाँ नीचे आपका यहाँ से और यहाँ तक कितना आया है दोस्तों, जितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, तो 30 मीटर यहाँ पे आया हुआ है। तो दोस्तों वो 30 मीटर इसमें प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 55 मीटर। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है, तो 55 मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित चार में से तीन किसी प्रकार समान है अतः उनका समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो समूह से मेल नहीं खाता। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है एम यू, एम 13 नंबर पे है और दोस्तों जो आपका यू है वो 21 नंबर पे है। फिर मैं बात करूं ऑप्शन डी की, तो डी और ई यहाँ पे दिया गया है, डी 4 नंबर पे है, ई 5 नंबर पे है। फिर दोस्तों आपका पी और क्यू है, तो पी कितने नंबर पे है, 16 और क्यू कितने नंबर पे है दोस्तों, 17। फिर टी और यू आ जाएगा, टी दोस्तों 20 पे है और यू आपका 21 पे है। तो बाकियों में आप देखोगे कि 4 और 5, 4 में दोस्तों एक जुड़ रहा है तो 5 हुआ, फिर 16 से 17, 16 में एक जोड़ा 17 आया और 20 में आपने दोस्तों एक जोड़ा तो 21 आया। ये तीन तो दोस्तों जो ऑप्शन बी सी और डी है ये तो आपस में मेल खा रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन ए है एम यू, इसमें दोस्तों आपके गैप ज़्यादा जा रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखोगे 13 और दोस्तों यहाँ पे 21, इनके बीच 8 का गैप आ रहा है, तो बाकियों में 1-1 का गैप है, इसमें 8 का गैप है, तो ये दोस्तों समूहों से बिल्कुल अलग हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 दिया है, रिक्त स्थान को भरे। अब सीरीज क्या है दोस्तों, यहाँ पे 26, फिर आपका 23, 20, 17, 14 और 11। अब आपने आगे वाली यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है वो बताना है। तो आप देखोगे 26 और यहाँ पे 23, इनके बीच जो आपका डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है दोस्तों, तो 26 और 23 के बीच 3 का अंतर आ रहा है। 23 और 20 के बीच भी दोस्तों 3 का है, 20 और 17 अगेन आपका 3, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 और दोस्तों 8 और 11, इनके बीच भी 3 का अंतर है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन डी में ये आपका दिख रहा है, मैच हो रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों पार्ट नंबर 4, जिसमें मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मैथ का सेशन। यहाँ पे पहला प्रश्न है, कृष्ण वल्लभ ने एक घोड़ा 250 रुपए में खरीद कर 4% लाभ पर बेचा, तो घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों विक्रय मूल्य यानी आपका सेलिंग प्राइस, तो आपका जो विक्रय मूल्य है उसका फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों, आपका विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य यानी सीपी, क्रय मूल्य को दोस्तों कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, सीपी क्रय मूल्य गुणा यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 100 प्लस लाभ परसेंटेज, और बटे में क्या रहेगा दोस्तों आपका वो 100 आ जाएगा। ये दोस्तों आपका विक्रय मूल्य का फॉर्मूला रहता है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटा
100। तो आपने यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस दी है कि कृष्ण वल्लभ ने एक घोड़ा 250 रुपये में खरीदा यानी आपका दोस्तों क्रय मूल्य यानी आपका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी दोस्तों, 250 आएगी, गुणा यहाँ पे 100 प्लस परसेंटेज, जो आपका लाभ प्रतिशत है वो कितना है दोस्तों, 4 है। तो ये वैल्यू आ गई पी परसेंटेज की यानी लाभ प्रतिशत की। तो 100 में आपका 4 जुड़ा दोस्तों, तो वो कितना हो गया आपका 104 हो गया, और बटे में कितना आ गया आपका दोस्तों यहाँ पे 100 आ गया। आप यहाँ पे 0 से 0 काटोगे और यहाँ पे 5 का पहाड़ा, तो दोस्तों 5 दूनी यहाँ पे 10 आ जाएगा, और ऊपर पंजा पंजा 25 आ जाएगा। अब 2 से ये कटने वाला है दोस्तों, तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। तो आपके पास जो बचा है देखो क्या बची है, 52 गुणा 5। तो दोस्तों 2 पंजे 10 हासिल 1 पंजा पंजा 25 और 1 26। तो जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 260 रुपये आ गई, जो ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 25% को भिन्न में बदलो। अब यहाँ पे आपका 25% है, इसको दोस्तों आपने बदलना किस में है, फ्रैक्शन फॉर्म में बदलना है, यानी भिन्न के रूप में आपने इसको बदलना है। तो जब भी आप यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन करते हो तो 25 आपका एज इट इज रहता है दोस्तों, और जब ये प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो बटे में कितना आ जाता है आपका 100 आ जाता है। दोस्तों प्रतिशत की वैल्यू 100 होती है, और जब इसको हम अंश से हटा देते हैं तो इसका जो 100 है वो नीचे हर में लग जाता है। तो यहाँ पे आप ऐसे तो दोस्तों 25 से कम 25, 25 चौका 100 होता है, लेकिन अगर आपको काटना नहीं आता, 25 का पहाड़ा नहीं आता, तो दोस्तों यहाँ पे 5 का पहाड़ा देखोगे, पंजा पंजा 25, और यहाँ 5 दूनी 10, 0 की 0, फिर आपका दोस्तों 5 से कम 5 और 5 चौका 20। तो जो आपका आंसर है दोस्तों वो क्या आने वाला है, 1/4 आने वाला है। तो 1/4 यहाँ पे आपके ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनाभ का आयतन है। दोस्तों घनाभ आपका क्या होता है, आप देखोगे कि घनाभ आपको इस शेप में दिखने वाला है, ये आपका घनाभ होता है, और इन्होंने घनाभ का आयतन पूछा है दोस्तों। तो इसमें एक क्या है आपका लंबाई है, ये दोस्तों आपकी लंबाई है, ये आपकी यहाँ पे विड्थ है यानी चौड़ाई है, और ये क्या है आपका दोस्तों ऊंचाई है। तो आपके जो घनाभ है इसमें क्या होता है, आपके पास एक लंबाई दी होती है, एक चौड़ाई दी होती है, और एक आपकी ऊंचाई दी होती है। तो इसका जो आयतन है दोस्तों, आयतन क्या आ जाएगा, आयतन आएगा दोस्तों L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये कहाँ है, ऑप्शन ए में ये जो आंसर है ये देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पे दोस्तों जो स्टार का मतलब वो गुना होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC में कोण A 30 डिग्री, कोण B 90 डिग्री, तो कोण C ज्ञात करें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग। तो दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे कोण कितने दिए हैं, 2 दिए हैं। कोण दोस्तों कितने दिए हैं, यहाँ पे 2 दिए हैं, A और A प्लस B। तो A प्लस B का हम योग करेंगे तो A की वैल्यू कितनी है, 30 है, और B की वैल्यू कितनी है दोस्तों 90। तो दोनों कोणों को अगर आपस में जोड़ा जाए तो ये इनका योग कितना आया, 120 यहाँ पे डिग्री आ गया। एक कोण 30 डिग्री का था, एक कोण 90 डिग्री का था, जब दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया दोस्तों, यहाँ पे आपका 120 डिग्री आया। अब आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और दो कोणों का जोड़ हमारे पास 120 आ चुका है। तो दोस्तों आप करेंगे क्या, जो तीसरा कोण है कोण सी कैसे निकलेगा दोस्तों, 180 माइनस 120। तो 180 में से 120 आप घटाओगे दोस्तों तो कितना आएगा आपका 60 डिग्री आएगा। तो कोण जो सी का मान है वो कितना होगा दोस्तों, 60 डिग्री होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश ने एक रेडियो 500 में खरीदा तथा 250 में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत क्या होगी। अब दोस्तों एक रेडियो है जिसको 500 रुपये में खरीदा था, तो जो आपकी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी रही दोस्तों, 500 रही। अब इन्होंने पूछा कि उसको 250 रुपये में उन्होंने बेच दिया, और दोस्तों जो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो उसको सेल किया उसको बेचा, वो कितने का बेचा दोस्तों, 250 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि
जो किसी वस्तु को है 500 रुपये में खरीदा और 250 में बेच दिया, तो हानि कितने की हुई दोस्तों? 250 की हानि हुई। अब आपने हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंटेज निकालना है, तो वो होता है आपका हानि गुणा 100 यानी लॉस इंटू 100 अपॉन CP अपॉन क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो लॉस परसेंटेज निकलेगा, लॉस कितने का हो रहा है दोस्तों? 250 का गुणा 100, और जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना था दोस्तों? आपका कॉस्ट प्राइस था 500, यानी कितने का खरीदा था? 500 का। तो यहाँ पे 0 से दोस्तों 0 कटी, 25 से कम 25, 25 दूना 50 और 2 से 100 जाएगा दोस्तों आपका 50 बार, तो 50% क्या आ जाएगा? इसका लॉस आ जाएगा। आप नॉर्मली भी दोस्तों इसको आप बता सकते थे कि एक चीज़ 500 रुपये की खरीदी और उसको आधे रेट में यानी 250 में बेच दी, तो कितने का लॉस हुआ दोस्तों? 250 का हुआ। तो 250 यानी 50 का आधा, तो 50% ही दोस्तों ये आ जाएगा। नॉर्मली भी आप निकाल सकते थे और मैंने यहाँ पे सूत्र में भी आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपने 2/3 को दशमलव के रूप में बदलना है, यानी ऊपर वाला क्या है? आपका न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। तो आपने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को भाग देना है। तो दोस्तों 2 के लिए आप किसका भाग दोगे? 3 का भाग दोगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे 2 के लिए 3 का भाग नहीं जाएगा, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? 0 पॉइंट यानी दशमलव लगाना पड़ेगा, जिससे ये कितना बन जाएगा आपका दोस्तों? आपका यहाँ पे आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 का जो भाग है वो कितने बार जाएगा दोस्तों? 3 छिके 18, तो आपका यहाँ पे जो रिमाइंडर है 20 में से 18 गए, वो कितना? 2 आने वाला है। फिर दोस्तों पॉइंट लगा हुआ है, आपने क्या किया? यहाँ पे 0 लगा दी और 3 का पहाड़ा अगेन कितने बार जाएगा दोस्तों? 6 बार जाएगा। 6 3 18, रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों? आपका 2 बचेगा। तो ये आपका कुछ इस हिसाब से आंसर आने वाला है 0.66। तो ये चलता रहना है दोस्तों। तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो कितना होगा? ऑप्शन डी दिया हुआ है, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे दोस्तों जो इसका आंसर है वो ऑप्शन होना चाहिए था 0.6 है उसके ऊपर बार होना चाहिए था, यही आपकी वैल्यू रिपीट हो रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जो 0.67 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:6 है। यदि बी की आयु 24 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे 2 पर्सन दिए हैं, ए एंड बी। इनकी अब रेशो भी दी है कि ए का अनुपात कितना है? 4 और बी का अनुपात है 6। तो दोस्तों पहले अनुपात के साथ आप x लगाते हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि बी की आयु 24 वर्ष है। अब यहाँ पे बी की एज दी गई है, एक जो आपकी बी है, बी की एज कितनी है? 24 वर्ष दी है। और हमारे पास यहाँ पे बी का अनुपात भी दिया है कि बी का अनुपात कितना है दोस्तों? 6x है। तो यहाँ पे अनुपात में जो बी की एज है वो 6 है, और दोस्तों यहाँ पे जो रियल में उसकी एज है वो कितनी है? 24 वर्ष है। तो हमने 6x को 24 वर्ष के बराबर रख दिया, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6 एकम 6 और 6 चौका 24। तो x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? x की वैल्यू आई 4। अब इन्होंने पूछा क्या है कि a की आयु बताए। तो दोस्तों a का अनुपात दिया है 4x और हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ चुकी है 4 गुणा x की वैल्यू है 4। तो दोस्तों 4 चौके कितना आ जाएगा? 16 वर्ष। तो जो a की एज है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 16 वर्ष हो जाएगी, जो ऑप्शन सी में यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब आप देखोगे हमारे पास एक टायर है, कुछ ऐसा होगा दोस्तों जिसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। अब त्रिज्या देखोगे यहाँ पे सेंटीमीटर में दी गई है, तो ये आया आपका दोस्तों 7 सेंटीमीटर। ये आपका दूरी का फॉर्मूला है, जब पहिए आ जाए और एक टायर आ जाए उसके लिए दूरी कैसे निकलती है दोस्तों? यहाँ पे आ जाएगा परिधि गुणा चक्कर। आपका जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलता है दोस्तों? परिधि गुणा चक्कर, परिधि गुणा चक्कर। अब परिधि मतलब वृत्त की परिधि, ये दोस्तों टायर वृत्त की शेप का है, तो परिधि क्या आ जाएगी? 2πr। जो वृत्त की परिधि है दोस्तों 2πr होती है, और चक्कर कितने लगा रहा है? 50 चक्कर लगा रहा है। 2 × पाई की वैल्यू कितनी दोस्तों? 22/7। और इन्होंने जो त्रिज्या दी है r दिया है वो कितनी दी है? 7। और चक्कर कितने लगाता है दोस्तों? 50 चक्कर लगाता है। 7 से यहाँ पे 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों 2 × 22 यानी 22 दूना 44 गुना आपका 50 आ जाएगा। तो दोस्तों जब आप इसकी गुणा करोगे तो 5 चौका 20, और दोस्तों हासिल कितने रहे? 2, 5 चौका 20 और 2 कितना आ जाएगा आपका? 22 आ जाएगा, और 0 की 0। अब जो ये दोस्तों आपका
2200 आया, ये सेंटीमीटर में आया है, तो अगर इसको मीटर में बदलोगे तो आप 2200 के लिए दोस्तों 100 का भाग दोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी और 22 जो आपका मीटर है वो यहाँ पे आ गया। आपने मीटर में बताना था, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर और 60 मीटर है, तो इसके किनारों में 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों आप आयत देखोगे, आयत क्या है, जिसकी आमने सामने की भुजा कैसी होती है दोस्तों, बराबर होती है। अब ये आपका आयत है, इसकी जो लंबाई है वो दी है 80 मीटर और दोस्तों जो चौड़ाई है वो दी है 60 मीटर। अब बोला इन्होंने कि इसके चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना दो किनारों से। तो दोस्तों आपने क्या किया, जो चौड़ाई में है वो 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। अब यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर किया, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर किया। अब दोस्तों नई भुजा आपकी क्या निकल के आएगी, अब जो आपने ये भुजा निकाली दोस्तों इधर वाली, ये कितनी आ जाएगी, तो ये 80 है दोस्तों। 80 में 3 इधर से जोड़ा तो 83 हो गया और 3 इधर से तो 86, तो नई भुजा कितनी आएगी दोस्तों आपको 86 मीटर। तो दोस्तों जब ये 86 है तो ऊपर वाले भी कितनी आ जाएगी दोस्तों आपकी 86 आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखोगे चौड़ाई की ओर, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका 60 था चौड़ाई में, 3 यहाँ से बढ़ा तो दोस्तों 60 से 63 और 3 इधर से बढ़ा तो 66, तो नई भुजा कितनी आई दोस्तों 66 मीटर आ गई। तो दोस्तों जब हम पहले अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे ये वाला दोस्तों, फिर हम संपूर्ण, ये संपूर्ण मतलब बाहर वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे रास्ते का क्षेत्रफल खुद आने वाला है। तो आयत का क्षेत्रफल, पहले वाला क्षेत्रफल दोस्तों क्षेत्रफल नंबर 1, पहले वाला अंदर वाला दोस्तों, तो अंदर वाली जो आपका पहले वाला था आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो दोस्तों आपने पहला क्षेत्रफल निकाला, लंबाई कितनी थी, पहले लंबाई थी 80 और दोस्तों चौड़ाई कितनी थी 60 थी, तो दोस्तों यहाँ पे 8 के 48, तो आपका अंदर वाला क्षेत्रफल क्या आया दोस्तों, ये मीटर में थे तो 4800 मीटर स्क्वायर, ये अंदर वाले का। अब दोस्तों नया क्षेत्रफल क्या आएगा, जो बाहर वाला है संपूर्ण क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल नंबर आपका 2 क्या आएगा दोस्तों, L इंटू बी यानी लंबाई गुना चौड़ाई। अब नई भुजा क्या आई आपकी, जो नई भुजा है दोस्तों पहले 80 थी, 3 इधर से बढ़ी 3 इधर से, तो नई भुजा 86, तो लंबाई कितनी आई दोस्तों आपकी 86 इंटू आपकी जो चौड़ाई है वो पहले 60 थी, 3 इधर से बढ़ी 3 से, तो आपका कितना आया दोस्तों वो 66 आया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, 86 गुणा 66 करोगे तो आपका कितना आएगा दोस्तों 5676 आ जाएगा दोस्तों। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 5676 आ जाएगा। अब दोस्तों रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर आप रास्ते का क्षेत्रफल निकालोगे तो वो आपका इजीली हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल 2 माइनस क्षेत्रफल 1, इस ये करोगे दोस्तों तो पहला क्षेत्रफल कितना था आपका, पहला जो क्षेत्रफल नंबर 2 है वो कितना आया दोस्तों आपका ये आपका दोस्तों कितना आया है 5676। पहले वाला दोस्तों जो निकल के आया ये वाला, ये कितना आया दोस्तों 5676, और इससे जो क्षेत्रफल नंबर 1 है वो कितना है दोस्तों 4800 है। अब 4800 आप इसमें से माइनस करोगे यानी क्षेत्रफल 2 माइनस क्षेत्रफल नंबर 1 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका दोस्तों, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 6 7 और यहाँ पे दोस्तों 16 में से 8 गए तो 8 बचा, यानी आपका जो राइट आंसर है वो कितना आएगा 876 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 आ जाएगा। दिया है कि 18,440 रुपये 15% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो दोस्तों ये आपका 18,440 है प्रिंसिपल यानी मूलधन, और जो आपका 15% है वो क्या है आपकी रेट है यानी दर है, और 4 वर्ष क्या है समय है, तो ये टी आ जाएगा। अब आपका साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये आपका क्या है दोस्तों, ये है आपका साधारण ब्याज, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब मूलधन दिया है वो कितना है 18,440 और यहाँ पे रेट कितनी दी है 15%, समय आ जाएगा 4 वर्ष और बटे में कितना आ गया आपका 100 आ गया। अब 0 से 0 कट गया। अब आप यहाँ पे देखोगे तो 5 का पहाड़ा लगाओगे, 5 दूनी 10 और 5 तीन कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे कितना आ गया आपका 1840 गुणा 3 दूना कितना आ गया आपका
3 दूना आ गया दोस्तों 6। तो 6 किस में 1844 में गुणा करोगे तो 6 चौका 24 हासिल कितनी आ गई 2। 6 चौका 24 और 2 कितना आ गया दोस्तों आपका 26 हासिल 2। 6 गुणा 8 यानी 6 अट्ठे 48 और 2 कितना हो गया आपका 50 हासिल 5। तो आपका 6 एकम 6 6 5 कितना 11, यानी जो आपका यहाँ पे साधारण ब्याज निकल के आ गया वो आया दोस्तों 11,064। तो 11,064 आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 119 और 11,781 है। यदि एक संख्या 1071 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जब एचसीएफ और एलसीएम दिया हो और आपका सेकंड नंबर पूछा हो, सूत्र क्या रहेगा, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये दोस्तों आपका सूत्र रहने वाला है। अब एचसीएफ कितना है दोस्तों, एचसीएफ है 119 गुणा एलसीएम कितना दिया है 11,781। अब इन्होंने एक संख्या दी है, एक संख्या है दोस्तों 1071 और दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 से ये कट रहा है दोस्तों, 3 तिया 9, 1 बचा, तो आपका कितना बना दोस्तों 17 बना। तो 3 पंजे 15 और 2 आपका बचा तो 21 बना दोस्तों, और 3 सत्ते 21, तो ये 357 यहाँ पे ये आ गया। अब 3 से ये दोस्तों आप कैंसल आउट कर दोगे तो 3 तिया 9, अब 2 बचे दोस्तों 2 से 27, 3 9 में 27। अब यहाँ पे दोस्तों 3 का पाड़ा 3 दूना 6, कितना बचेगा वापस 2, तो कितना बनेगा दोस्तों आपका 21, 3 सत्ते 21। फिर दोस्तों 3 से कट रहा है 3 एकम 3, अब यहाँ पे दोस्तों 3 एकम 3 और 2 बचे 27 बना, 3 9 में 27। अब इसको 3 से काटोगे दोस्तों 3 एकम 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 तिया 9, और यहाँ पे दोस्तों 27 है तो पहले आपका 0 लगने वाला है क्योंकि 2 छोटा है और 3 बड़ा होता है, तो 0 लगी और 27 के लिए गया दोस्तों 3 9 में 27। अब 119 से 119 कट गया तो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर है वो कितना आ गया 1309 आ गया, और यहाँ पे जो 1309 है वो कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है, तो 1309 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए बी सी किसी काम को 2 3 4 दिन में करते हैं, यदि तीनों मिलकर काम करे काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोस्तों आपका 3 व्यक्ति है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। अब तीनों काम को करते हैं, ए करता है दोस्तों 2 दिन में, और बी करता है 3 दिन में, सी करता है 4 दिन में। तो आप 2 3 4 का एलसीएम निकालोगे दोस्तों तो कितना निकलेगा दोस्तों 12 निकलेगा। अब जो दोस्तों आपका एलसीएम होता है दोस्तों कुल काम। एलसीएम क्या होता है दोस्तों, कुल यहाँ पे काम एलसीएम होता है, और यहाँ पे जो आपका निकलेगा दोस्तों वो निकलेगा एक दिन का काम। अब यहाँ पे जो आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों वो निकलेगा एक दिन का काम, एक दिन का काम। अब दोस्तों आप एक दिन का काम निकालोगे तो 2 का पहले भाग दोगे 12 में, तो दोस्तों 2 का 12 में भाग जाएगा 6 बार। अब 3 का 12 में भाग दोगे तो हो जाएगा दोस्तों 4 बार, और 4 का 12 में भाग दोगे हो जाएगा 3 बार। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये निकल के आया ये आया दोस्तों आपका एक दिन का काम। अब दोस्तों कुल काम करने के लिए है 12, दोस्तों कुल काम करने के लिए कितना है 12, और जो इनका एक दिन का काम है दोस्तों एक दिन में 13 काम, 6 और 4 10 और 3 13। अब दोस्तों कुल काम करने के लिए कितना है 12, और ये लोग मिलके जो करते हैं काम एक दिन में वो कितना करते हैं दोस्तों यहाँ पे 13 करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुल काम 12 है और ये एक दिन में कितना काम करते हैं दोस्तों 13 काम करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 12/13। अगला प्रश्न है दोस्तों 9,70,00,299 किस संख्या का घनमूल है। दोस्तों आपने बताना क्या है, यहाँ पे घनमूल बताना है, क्यूब रूट बताना है। 97 ये आपका 97,0299 ये आपका घनमूल किस संख्या का है ये आपने बताना है। तो इसमें घनमूल में आपकी शॉर्ट ट्रिक लगने वाली है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपके पहले घन लिख लेता हूँ। जैसे दोस्तों 1 का आप घन करोगे तो 1 का घन होता है 1, 2 का घन करोगे दोस्तों तो 8 होगा, 3 का 27, फिर आपका 4 का क्या आ जाएगा दोस्तों 64, 5 का क्या आ जाएगा दोस्तों 125, 6 का 216, 7 का करोगे तो 343, 8 का
क्या आ जाएगा दोस्तों 512, 9 का 729 और दोस्तों 10 का करोगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, आप जब भी आप किसी संख्या का घन करते हो, क्यूब करते हो, तो उसकी पावर 3 आ जाती है। तो आपने यहाँ पे इकाई से शुरू करने हैं और 3 अंक यहाँ पे छोड़ देने हैं। हमेशा दोस्तों जब भी ये करोगे आप घनमूल शॉर्ट ट्रिक से, तो ट्रिक क्या होगी, सबसे पहले आपने यहाँ पे 3 अंक छोड़ देने हैं। अब दोस्तों आगे कितना है आपका 970। अब आपने 970 का पता करना है कि 970 किस संख्या के घनमूल में ये आ रहा है। तो 970 देखोगे दोस्तों तो ये 970 कहाँ आता है, 9 और 10 के बीच आता है। देखो 9 का कितना होता है दोस्तों 729, 729 9 का होता है दोस्तों, और 10 का कितना आता है 1000। तो 970 कहाँ आता है 729 और 1000 के बीच आता है। तो दोस्तों जो 970 है वो 9 और 10 के बीच में आता है। तो दोस्तों 9 और 10 में छोटा क्या है, तो 9 और 10 में क्या आ जाएगा दोस्तों, छोटा 9। यहाँ से आपने जब ये पता किया कि 970 किसके बीच आता है, तो 9 और 10 के बीच ये आता है। और फिर दोस्तों 9 और 10 में छोटा अंक यहाँ पे आपने लिख देना है। तो 9 और 10 में छोटा क्या आता है दोस्तों 9। अब आपका अंतिम काम क्या बचा है, आपने इकाई अंक देखना है दोस्तों। जो इकाई अंक 9 है वो यहाँ पे किस घनमूल में आ रहा है। तो दोस्तों 1 में इकाई अंक आप देखोगे तो 1 आ रहा है, 2 में 8 आ रहा है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आपने इसका इकाई अंक देखना है। 9 कहाँ आता है दोस्तों, तो 9 के इसमें ही आता है। तो ये आपने 9 लिख लिया कि जो इकाई अंक 9 है वो 9 के इसमें आता है। तो जो ये घनमूल है दोस्तों आपका 9,70,00,299, ये किसका होगा दोस्तों, 99 का होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x/y बराबर है 3/4 हो तो 7x + 3y अनुपात 7x - 3y बराबर है क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी होता है। यहाँ पे आपका x और y की वैल्यू दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे देखोगे x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, इन्होंने 4 दी है। अब पूछा क्या है इन्होंने, 7x + 3y अनुपात 7x - 3y, ये दोस्तों इन्होंने पूछा है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 गुना x की वैल्यू दोस्तों कितनी दी है, x कितना है 3 + 3, y की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4। अब ये आपका एक वैल्यू निकल के आ गई। अब दूसरी वैल्यू दोस्तों देखोगे 7। अब दोस्तों x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू देखोगे दोस्तों 3 - 3 गुना y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, y की वैल्यू है 4। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 7 तिये यहाँ पे कितना आ जाएगा 21, 21 + 4 तिये कितना दोस्तों 12। अनुपात यहाँ पे दोस्तों 7 तिये 21 माइनस यहाँ पे 3 गुना 4 है, 3 चौके कितना दोस्तों यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको ऐड करोगे दोस्तों तो यहाँ पे 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे 2 और 1 3, तो ये कितना आया आपका दोस्तों 33। और इसको यहाँ पे माइनस करोगे दोस्तों तो 21 में से 12 गए, 21 में से जब आप 12 लेस करोगे दोस्तों तो आपका 9 यहाँ पे आपके निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों ये आप आपस में कैंसल आउट हो जाता है, 3 तिया 9 दोस्तों और 11 तिये 33। तो जो ये आपका रेशो बना वो कितना बना दोस्तों 11:3। तो जो आपका 11:3 है वो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.45 भाग 0.4 × 0 9, यानी दोस्तों आपका जो ये क्वेश्चन है 0.45 के बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों 0.1234 0 है और उसके बाद आपका 9 है। दोस्तों ये रकम आपने ध्यान से लिखनी है, तभी आपका जो आपका यहाँ पे प्रश्न है वो सॉल्व होने वाला है। अगर कहीं भी हल्की सी गलती होगी तो आपका जो आंसर है वो कुछ और निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 45 के यहाँ पे पॉइंट रिमूव करेंगे। तो 45 के जो पॉइंट के बाद है वो कितने अंक है दोस्तों 2 अंक है। तो 45 का जब हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो बटे में दोस्तों आपका 100 आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे गुणा आने वाला है दोस्तों। यहाँ पे नीचे वाली रकम देखोगे तो आपका 0.0009, इसका दोस्तों आपने 9 लिखा और इसका जब हमने दशमलव हटाया तो दशमलव के बाद देखा हमने दोस्तों दशमलव के बाद 5 अंक है। तो ऊपर हम क्या करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे 5 0 लगाने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपका निकल के आ गया 1 लाख। जब इसका पॉइंट हटा तो ऊपर क्या आएगा दोस्तों आपका 1 लाख आ जाएगा। अब यहाँ पे
दो जीरो से दो जीरो काट दी, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। तो बचा क्या दोस्तों, 5 गुना यहाँ पे बचा है दोस्तों आपका 1000। तो 5 एकम 5 और इसके साथ कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 जीरो। तो आंसर क्या आएगा आपका 5000 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सॉल्यूशन समझ आया हो। पूरे 50 क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको सारे समझ आए हो और आपने अंत में हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही है। दोस्तों इसमें आपने टारगेट अब 40 प्लस रखना है, क्योंकि आज का जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए थे 50, जो मॉक टेस्ट था वो थोड़ा सा इजी रखा गया था दोस्तों। तो अगर आप इसमें 40 प्लस हो तो आप अच्छी कंडीशन में हो दोस्तों। अगर आप यहाँ पे 35 से नीचे हो तो आपने थोड़ी सी और तैयारी कर लेनी है। आपके एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है दोस्तों। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।